Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. कल हमने हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर के बारे में पढ़ें, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, इम्पल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा वोल्टेज बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी ये जो टाइम है सही है, ये बहुत ही कम टाइम होता है, माइक्रो सेकंड या इस तरह। ठीक है, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड इस तरह। तो बहुत ही टाइम कम दौरानी में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज का फ्लो हो जाना। ठीक है, तो ये इम्पल्स कहलाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो अ, थंडर है, सही, यानी लाइटनिंग, जिसे आप लाइटनिंग भी कहते हैं। लाइटनिंग, तो आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और बहुत ही नहीं कम दौरानी में आपको वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है इम्पल्स। तो हमने इंसुलेटर्स को यानी हाई वोल्टेज डीसी पे भी चेक करना है, हाई वोल्टेज एसी पे भी चेक करना है और हाई वोल्टेज इम्पल्स पे भी चेक करना है, ताकि ये इम्पल्स से ये सेफ है कि नहीं है। तो हाई वोल्टेज इम्पल्स पे चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर होना चाहिए। और अगर आपके पास हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर है ही नहीं, तो आप यानी लेबोरेटरी में इसको किस तरह चेक करेंगे कि ये वाला इंसुलेटर हाई वोल्टेज इम्पल्स को विथस्टैंड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर का होना ज़रूरी है। तो हम पहले हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर वो करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये वो इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स के बारे में भी जो मैंने कहा आपको, तो ये वो इम्पल्स है। ठीक है, इम्पल्स का कर्व है। अगर कोई सर्किट आपको इस तरह का आउटपुट देता है, ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये वो सर्किट जो है हाई वोल्टेज इम्पल्स जनरेटर में इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, टीपी का मतलब है कि वो टाइम कि जिस पे वो पीक पे पहुंचता है, उसको हमको टीपी कहते हैं। ठीक है, पीक, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द इम्पल्स टू इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू इसकी वी मैक्सिमम हमने ली है, सही है। और वी नॉट का मतलब वी आउटपुट है। ठीक है, वी आउटपुट है ये पूरा। वी आउटपुट के कम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और पीक वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। अच्छा, फिर हमने T1 और T2 लिखा है। T1 वो टाइम है, सही, कि जिसमें ये जो कर्व है, ठीक है, ये अपने 50% ऑफ द पीक वैल्यू पे पहुंच जाए। यानी अगर ये 100 किलो वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये 50 किलो वोल्ट होगा। और वो टाइम कि जिसमें ये अपने 50% ऑफ द पीक वैल्यू पे पहुंच जाए, ठीक है, तो फिर आप उसको T1 नाम देंगे, सही। अच्छा, और इसी तरह जब ये अपनी 50% ऑफ द पीक वैल्यू पे तक ड्रॉप हो जाए, यानी जाए, ठीक है, पीक तक चले जाए और फिर अपने 50% तक पहुंच जाए, ठीक है, तो इस टाइम को हम यानी क्या कहेंगे कि T2 टाइम कहेंगे, सही। अच्छा, इम्पल्स का जो वो है, इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह है, वी नॉट, ठीक है, ई रेस टू द पावर, ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, वी मैक्सिमम ई रेस टू द पावर अल्फा टी माइनस ई रेस टू द पावर बीटा टी। ठीक है, ये ई रेस टू द पावर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप ई एक्स पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक्स पी का फिर ये होता है कि आप उसने ऊपर ना लिखें, बस ब्रैकेट में इसके साथ ही लिख दें
इसका ऑटोमेटिकली यही मतलब होगा कि ये ऊपर पावर में है। सही, आप इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ई एक्सपोनेंशियल अल्फा टी माइनस एक्सपोनेंशियल बीटा टी, या मैं यूँ कहूँ कि ई रेस टू द पावर अल्फा टी माइनस ई रेस टू द पावर बीटा टी, ये इस इम्पल्स का इक्वेशन है। सही, ये किस तरह इसका इक्वेशन है, ये आखिर में मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये किस तरह इसका इक्वेशन बनता है। यानी हम एक सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर डिज़ाइन करते हैं। सही, अगर कल की क्लास में आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम एक यूनिट डिज़ाइन करते हैं, फिर हम इसका मल्टीप्लायर सर्किट बना देते हैं और हम कहते हैं कि ये इस तरह बढ़ता जाएगा। तो हम एक स्टेज का, सिंगल स्टेज का इम्पल्स जनरेटर डिज़ाइन कर लेंगे। सही, इसमें हमारे पास दो कैपेसिटर्स चाहिए होंगी और दो हमारे पास इसमें होंगी रेजिस्टर्स। ठीक है, तो दो रेजिस्टर्स R1 R2 और दो कैपेसिटर्स C1 और C2। सर्किट की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। ये रहा सर्किट। सही, तो इसमें आप देख सकते हैं एक R1 है, ठीक है, और एक R2 है, एक C1 है और C2 है। ये रहा R1, ठीक है, ये रहा R2, ये रहा C1, ठीक है, और ये रहा C2। अच्छा, जो C1 है इसको आप चार्ज करके सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटर आपको पता है वोल्टेज सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको V0 तक आप इसको वो कर दें, स्टोर कर दें, इतना वोल्टेज इसमें स्टोर करें कि V0 तक पहुंच जाए। ठीक है, फिर हम इसको एज ए सोर्स इस्तेमाल करेंगे। और C2 जो है ये एज ए आउटपुट आप लोगों ने इस्तेमाल, इसके अक्रॉस आप लोगों ने आउटपुट लेना है। सही, R1 जो है ये इस सोर्स को कंट्रोल करता है, R2 जो है वो ये लोड को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको हम लोड रेजिस्टर कहेंगे और इसको जो है हम डैम्पिंग रेजिस्टर कहेंगे। सही, ओके, सो ये सर हुआ। ये R1 जरा दोबारा बता। हाँ, R1 जो है इसकी R1 डैम्पिंग, जरा दोबारा बता। हाँ R1 इसकी डैम्पिंग को, यानी कितना ये किस स्लोप से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये R1 इसको कंट्रोल करता है, सोर्स को। ठीक है, इसका नाम है डैम्पिंग, DAMPING, डैम्पिंग रेजिस्टर। और R2 जो है ये लोड रेजिस्टर है। ठीक, अच्छा, फिर अब हम इस पे इसकी एनालिसिस, यानी इसका हम आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट इम्पल्स कर्व की तरह आता है या नहीं आता। सही है, सो सबसे पहला जो स्टेप है वो है KVL। ठीक है, इसमें दो लूप्स हैं, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है। सही, सो पहले हम KVL लूप 1 पे KVL अप्लाई करते हैं, फिर हम 2 पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो अच्छा, इसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हम ये काम लेंगे, तो आप लोगों को लेप्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो चीज़ थोड़ी रिमाइंड करनी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे KVL हम अप्लाई करते हैं। सो V0 C1, ठीक है, वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विच इज़ ए सोर्स, और ये बाकी जो है ड्रॉप्स हैं। ठीक है, तो C1 एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, 1/C1 I, आपको पता है VC किस चीज़ के बराबर होता है, 1/C, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt, ये है ना। ठीक है, तो चूंकि ये C1 की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे मैं C1 लिखूंगा। सही, ओके, करंट जो है वो ये है I1, इससे I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये देखिए I1 करंट, और इससे दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। I1 भी देखें, I1 भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सही, I1 भी फ्लो हो रहा है, ये कॉमन रजिस्टर है, और ये I2 भी फ्लो हो रहा है, तो इसका करंट जो होगा वो I1 माइनस I2 होगा। सो इसका इसका रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का ओहम लॉ I1 इंटू R1 है, प्लस इसका किस तरह होगा I1 माइनस I2 इंटू R2। सही है, उस कैपेसिटर का 1/C1 इंटीग्रेशन I1 I/dt। सही, अच्छा, अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करते हैं। सही है,
तो वी नॉट डिवाइड बाई एस, अब वोल्टेज का आपको पता है इस तरह होता है, ठीक, इज इक्वल टू आई, आई जो होती है उसको हम कैपिटल लिख लेते हैं, बस सिंपल, स्मॉल आई को कैपिटल से, आर वन तो वैसे भी कांस्टेंट है, इस पर लेप्लास अप्लाई नहीं होता, तो आई वन इंटू आर वन प्लस आई वन माइनस आई टू इंटू आर टू, इसको जस्ट कैपिटल कैपिटल करके लिखा। इंटीग्रेशन का आपको पता है, इंटीग्रेशन का लेप्लास वन और एस के बराबर होता है, डेरिवेटिव का आपको पता है लेप्लास एस के बराबर होता है, डी बाई डी टी का लेप्लास एस के बराबर होता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टा है, तो अगर इसका एस है तो इसका वन ओवर एस होगा, सही। तो ये वन ओवर सी वन, ठीक है, और वन ओवर एस मैंने इंटीग्रेशन की वजह से लिखा, सही, और इंटू आई वन। अच्छा, अब यहाँ पे भी आई वन है, यहाँ पे भी आई वन है, तो आई वन को कॉमन लें, तो आई वन ये रहा आई वन, आर वन प्लस आर टू प्लस वन ओवर सी वन एस, ये आर वन, ये आई वन हुआ, और प्लस या सॉरी माइनस माइनस आई टू इंटू आर टू, ये इक्वेशन नंबर वन इसको हम कहते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाई केवीएल ऑन लूप नंबर टू, इस पे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई केवीएल ऑन लूप नंबर टू, यहाँ से देखते हैं ये वाला, इस स्टेप से देखिए, अप्लाई केवीएल ऑन लूप नंबर टू, सो आई टू माइनस आई वन, अब हम देखिए पहले लूप में जब काम करते हैं तो हम आई वन माइनस आई टू लिखते हैं, जब दूसरे लूप में काम करते हैं फिर आई टू माइनस आई वन हम लिखते हैं, ये तो केसीएल में ये उसमें सर्किट एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही। सो आई टू माइनस आई वन इंटू आर टू प्लस, इसमें एक कैपेसिटर है सी टू का, तो उसका अब पहले वाले में सी वन ओवर ये लिखा था हमने, ये किधर गया, ये वाला हमने लिखा था, ये C1 है कैपेसिटर सर। सी वन के लिए, अब सी टू के लिए वन ओवर सी टू आई टू करंट इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई टू डी टी। अच्छा, तो अब इज इक्वल टू, इसमें सोर्स कोई नहीं है तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये तमाम ड्रॉप्स हैं, ठीक है। टेकिंग लेप्लास फिर उसी तरह आई टू माइनस आई वन इंटू आर टू प्लस वन ओवर सी टू, इंटीग्रेशन का लेप्लास वन ओवर एस के बराबर है, तो वन ओवर एस आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे आई टू यहाँ पे भी है और आई टू यहाँ पे भी है, तो आई टू को कॉमन लें, तो आर आई वन वाला इक्वेशन पहले लिख लिया, माइनस आर टू इंटू आई वन, ये ठीक है, इसको पहले लिख लिया, और ये आई टू वाला बाद में लिख लिया। अच्छा, अब हम इसको इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू इन दोनों को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, सर आप क्रैमर रूल के लिए करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। अच्छा, आर वन प्लस आर टू प्लस वन ओवर सी वन एस, ये आई वन का कोएफिशिएंट है, माइनस आर टू ये आई टू का कोएफिशिएंट है, इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई एस, तो इन सब से एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर वन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई आर टू इंटू आई वन और आर टू प्लस वन ओवर सी टू एस इंटू आई टू, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इसी इक्वेशन नंबर टू बनेगा। अगर आप इसको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन करें, फिर रो इंटू कॉलम करें, तो इससे पहले वाले से इक्वेशन नंबर वन बनेगा और दूसरे वाले से इक्वेशन नंबर टू बनेगा, सही। द आउटपुट, अच्छा अब हमारा टारगेट है आउटपुट फाइंड करना, क्या मैं देखना चाहता हूँ कि ये सर्किट इसका आउटपुट इम्पल्स की तरह है या नहीं है, क्या ये इम्पल्स जनरेटर है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे इसका आउटपुट फाइंड करना ज़रूरी है। तो V2 इज इक्वल टू, अच्छा आउटपुट हम किसके क्रॉस ले रहे हैं, कैपेसिटर के क्रॉस ले रहे हैं, ये देखें आउटपुट हम किसके क्रॉस ले रहे हैं, कैपेसिटर का, तो जी कैपेसिटर सर। हाँ, इसका इक्वेशन देखिए वी टू इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू वन ओवर सी टू आई टू डी टी, सही है। इस पे प्लस अप्लाई करें तो वी टू इज इक्वल टू आई टू डिवाइड बाई सी टू एस, सही है। अब अगर हम आई टू की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सी टू तो कांस्टेंट है, एस तो लेप्लास की वजह से आया है, अगर हम आई टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हम आउटपुट आसानी से फाइंड कर लेंगे, सही है।
इन ऑर्डर टू फाइंड I2 वी यूज क्रैमर रूल। आपको पता है क्रैमर रूल के बारे में, ठीक है। मैं खैर पर थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को वो रिमाइंड कर दूं क्रैमर रूल। ठीक है, लेट सपोज ये ए बी सी और डी है, ठीक है। और यहाँ पे I1 I2 है, सही है, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल x1 और x2 है फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब अगर मैं I1 को फाइंड करूँगा तो I1 के लिए मैं क्या करूँगा कि I1 को के लिए मैं डेल्टा 1 फाइंड कर लूँगा और उसको डिवाइड कर दूँगा डेल्टा पे। अच्छा, ये डेल्टा 1 क्या है, आप इसको लें और इसको कॉलम नंबर 1 पे रिप्लेस कर दें, सॉरी यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें, यानी यहाँ पे x1 x2 BD हो जाएगा, तो ये इससे डेल्टा 1 बन जाएगा। और अगर I2 फाइंड करना है तो फिर डेल्टा 2 फाइंड करना होगा, फिर इसको इससे रिप्लेस करना होगा। ये डेल्टा क्या है, ये पूरा इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ABCD का डिटर्मिनेंट है। तो अब यहाँ पे देखें I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। हम I1 को फाइंड नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ I2 चाहिए, तो I1 को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सिर्फ I2 को फाइंड करेंगे। तो I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या है, इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट से एक ही वैल्यू आती है, सही। देखिए R1 प्लस R2 प्लस 1 और C1 S और V0 डिवाइडेड बाय S। देखिए ये डेल्टा 2 के लिए इसको इस कॉलम पे रिप्लेस किया, ये डेल्टा 2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला रिप्लेस हो गया इस वाले, ठीक है जी, और ये अपनी जगह पे रहा। ये डेल्टा 2 है और डेल्टा क्या होगा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे मैं, चूंकि ये जर्नलाइज्ड है तो आपको पता है जर्नलाइज वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट ये सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, बस ये इस तरह देखिए इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अगर ये ख़ास नंबर में होगा, यानी 2 3 4 5 इस तरह के नंबर में हो गए, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट आसानी से, इसका डेल्टा 1 डेल्टा 2 आसानी से, इसका डेल्टा किस तरह होगा, 5 इंटू 2 10 माइनस 40 12, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो ये आसानी से फाइंड हो सकता है। तो -2 इसका डिटर्मिनेंट है, सही, इस सर्किट। अगर ये V1 V2 V3 और इस तरह x1 x2 के फॉर्म में होगा तो फिर ये एक नंबर में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको जनरल फॉर्म में ही लिखेंगे, सही। तो डेल्टा ये है, ठीक है, और डेल्टा 2 ये है। इसको जब इस पे डिवाइड किया तो लंबी चौड़ी इक्वेशन बन गई। तो इसको मैंने शॉर्टकट में मैंने नहीं बल्कि बुक ने P और Q के फॉर्म में इसको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बना दिया, ठीक है। V0 I2 बराबर आया V0 डिवाइड बाई R1 S डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू। अब ये एस तो चलो लेप्लास की वजह से आया है, मगर ये P और Q क्या है, V0 की समझ आ जाती है, ठीक है, R1 भी समझ आ जाती है, मगर P और Q क्या है। असल में इन्होंने वो पूरा जो वो था तो उसको P से रिप्रेजेंट किया, ताकि अगर मैं इधर अगर बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखूंगा और इधर भी लिखूंगा तो वो यानी कैलकुलेशन में वैसे मुश्किल पैदा कर लेगा, क्योंकि वैल्यूज़ हैं नहीं, वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स ये मुश्किल पैदा करती है, ठीक है। तो इसलिए हम P और Q जो आए थे वो क्या थे, असल में P असल में था 1/R2C2 प्लस 1/R1C1 प्लस 1/R1C2, ये ठीक है। ये स्टूडेंट ने इसको किया भी है मगर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो राइट साइड पे है ये पूरा इसने ये डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस डायरेक्टली आप लोग लिखा कर, बुक ने भी डायरेक्टली लिखा था, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली P और अच्छा और Q है 1/R1 R2 C1 C2, ठीक है। अब अगर ये P और Q ये देखिए इसमें ये R2 C2 R1 C1 R1 C2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, तो इससे एक ही वैल्यू आएगी,
इसी तरह R1 2 C1 C2 ये भी कांस्टेंट है, इससे एक ही वैल्यू आ गई। तो अगर वो बार बार P की बजाय 1 ओवर R1 C1 प्लस 1 ओवर RC2 प्लस 1, तो ये यहाँ पे लिखने का जो है ये सारा जो है वो कैलकुलेशन में मुश्किल पैदा कर रहा है। तो इस वजह से इन्होंने P के फॉर्म में लिखा, वैसे भी कांस्टेंट है Q के फॉर्म में लिखा। हमारे पास इक्वेशन आ गया S डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू। अब हम आसानी से इस पे यानी वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इवन R1 C2 जो है इसको भी K से रिप्रेजेंट कर दें, ये भी कांस्टेंट है, ताकि और भी वो हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाई के 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, इसको इन्होंने एक इक्वेशन का है, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बनती हैं, ठीक है ना। जिसका पावर 2 होता है उसके दो रूट्स बनते हैं, जिसका पावर 3 होता है इसके 3 रूट्स बनते हैं। चूंकि इसका पावर 2 है तो इसके कितने रूट्स बनेंगे, दो रूट्स बनेंगे। एक रूट को मैं कहूँगा अल्फा और दूसरे रूट को मैं कहूँगा बीटा। अच्छा, अब अल्फा जो है ये क्या है, ये वो माइनस बी प्लस माइनस, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो दो रूट्स हैं वो असल में दो रूट्स इस वजह से हैं, प्लस एक रूट प्लस है और दूसरा रूट माइनस है। तो जो प्लस वाला रूट है माइनस पी प्लस पी स्क्वायर, ये ठीक है, इसको मैंने अल्फा कहा। और ये माइनस पी माइनस, ये देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस था ना, एक प्लस वाला रूट और दूसरा माइनस वाला रूट, प्लस वाला रूट को मैंने अल्फा कहा, माइनस वाले रूट को मैंने बीटा कहा, सही है। तो अगर टाइम आउट हो जाए तो फिर मैं आपको दूसरा लिंक सेंड कर दूंगा, तो फिर आप लोग उसी से ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये दो रूट्स जो हैं आगे अल्फा और बीटा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको पता है, अब हम इन्वर्स लेप्लास से फाइंड करते हैं ताकि वापस ये टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाए। एक दफ़ा हमने इसको लेप्लास में कन्वर्ट किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हम इसको इन्वर्स लेप्लास में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, मैंने इस तरह किया, दो रूट्स हैं, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। तो इसका एक रूट होगा एस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और दूसरा एस माइनस बीटा, इसके फॉर्म में लिखूंगा ना। वी नॉट डिवाइड बाई के तो अपनी जगह पे है, ये वाला, और एस स्क्वेयर प्लस पी एस प्लस क्यू, तो दो इसके वो बना दें, तो एस माइनस अल्फ़ा इंटू एस माइनस बीटा, यही होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो वी टू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस माइनस अल्फ़ा प्लस, दोनों के बीच प्लस लगा दूंगा, प्लस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको पता है इसका एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम को बोथ साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। ये देखिए, एस माइनस अल्फ़ा इंटू एस माइनस बीटा, इधर मल्टीप्लाई किया इधर भी किया, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड अल्फ़ा, पुट एस इज इक्वल टू, एस की बजाय क्या लिख लूँगा मैं, अल्फ़ा लिख लूँगा, ठीक है। पुट एस इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ए इंटू एस, एस माइनस, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू एस माइनस अल्फ़ा, तो एस के बजाय मैंने क्या लिख लिया, अल्फ़ा लिख लिया, तो ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पे फिर एस के बजाय मैं अल्फ़ा लिख लूँगा, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये बी कैंसिल हो जाएगी। ये एक तरीका होता है, देखिए एक इक्वेशन में, अब देखिए इस इक्वेशन में ए भी है और बी भी है, जबकि मैं ए को भी फाइंड करना चाहता हूँ, बी को फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोग इस तरह करना है, जब ए को फाइंड करेंगे तो बी की ऐसी वैल्यू, बी के लिए ऐसी वैल्यू एस की पुट करेंगे ताकि ये बी ज़ीरो हो जाए। तो एस के बजाय मैं क्या लिख लूँ कि बी ज़ीरो हो जाए, एस की बजाय मैं अल्फ़ा लिख लूँगा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इंटू बी ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं ए आसानी से फाइंड कर लूँगा। इसी तरह फिर यही तरीका बी को फाइंड करने के लिए करूँगा। बी को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एस की बजाय मैं बीटा लिख लूँगा ताकि ये ए ज़ीरो हो जाए, बीटा माइनस बीटा ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका होता है, आपको पता है, सही है।
अच्छा, तो पहले मैंने s इज इक्वल टू अल्फा पुट किया इन ऑर्डर टू फाइंड a, और b इसको फाइंड करने के लिए s इज इक्वल टू बीटा पुट किया। तो a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई v नॉट डिवाइडेड बाई k अल्फा माइनस बीटा, और b की वैल्यू आ गई v नॉट डिवाइडेड k बीटा माइनस अल्फा। तो ये एक अल्फा माइनस बीटा है, दूसरा बीटा माइनस अल्फा है, इन दोनों को कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो इस वजह से इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँ ताकि ये भी अल्फा माइनस बीटा बन जाए। ये अल्फा माइनस बीटा है ऑलरेडी, ठीक है, ये बीटा माइनस अल्फा है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया। तो अब मैं इसको अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस अगर वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो भी जाए तो ये इससे बीटा माइनस अल्फा बनता है। ठीक है, इन दोनों को ले इस पुराने इक्वेशन में पुट कर दें। By putting a and b values in equation number 6 we will get, ये इस इक्वेशन में आप लोगों ने पुट करनी है, ये वाला जो a और b की वैल्यू फाइंड होगी ना, सही। तो वी नॉट डिवाइड बाई के अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, 1/s माइनस अल्फा माइनस ये वाला, ठीक है, वी नॉट डिवाइड बाई के, ये तो ऑलरेडी है, नॉट डिवाइड बाई के, ये इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन लिया। अल्फ़ा माइनस बीटा इसमें भी है, अल्फ़ा माइनस बीटा इसमें भी है, तो इससे भी कॉमन लिया। यहाँ पे 1/s माइनस अल्फ़ा, ये वाला s माइनस अल्फ़ा, ये बाकी वैल्यूज एक ही थी, ठीक है ना, और बीटा के लिए s माइनस बीटा है, एन एस माइनस बीटा। अब आपको पता है, अब इन्वर्स प्लस अप्लाई करना आसान है, क्योंकि ई रेस टू द पावर ई टी का इन्वर्स प्लस क्या है आपको पता है, 1/s माइनस ए, यही है ना, इसका लेप्लास यही है। तो अगर 1/s माइनस ए का मैं इन्वर्स ले लूँ तो इससे क्या क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू द पावर ए टी, ठीक है ना। अगर ई रेज़ टू पावर ए टी का लेप्लास 1/s ए है, तो 1/s माइनस ए का इन्वर्स क्या होगा, ई रेज़ टू पावर ए टी होगा। तो आप इसको इन्वर्स अप्लाई करें, तो 1/s माइनस अल्फ़ा का है ई रेज़ टू द पावर अल्फ़ा टी, और 1/s माइनस बीटा का है एस ई रेज़ टू पावर, अच्छा ये यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो ई रेज़ टू द पावर प्लस बीटा, और ये माइनस ये वाला जो है ये यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया। ये जो है ये सारे ये ए की वैल्यूज़ में भी थी और बी की वैल्यूज़ में भी थी, सिर्फ माइनस का फ़र्क था, वो माइनस यहाँ पे मैंने लिख लिया, हालांकि इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आया है वो इसकी वजह से आया है, तो ये इन दोनों को कॉमन लिया, ठीक है। ये इक्वेशन 6 में है 1/s माइनस ए है, अल्फ़ा है, और इसमें 1/s माइनस बीटा है, ठीक है, तो इससे ये आ गया, देखिए। और ये क्या है, ये है आउटपुट है इस सर्किट का, और ये क्या है, इम्पल्स वो है इम्पल्स सर्किट का इक्वेशन है, जो कि ये इस बात को प्रूफ, ये बात प्रूफ हो गई कि ये जो सर्किट हमने बनाया था और इसके बारे में हमने ये कहा था कि ये इम्पल्स है, तो ये वाकई इम्पल्स सर्किट का ये इम्पल्स सर्किट है, क्योंकि इसका जो आउटपुट आया वो बिल्कुल वो इम्पल्स की तरह आ गया, ई रेज़ टू पावर अल्फा टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा टी। अच्छा, अब इससे इम्पल्स ग्राफ अगर मैं ये कर्व में बनाऊं तो ये किस तरह होगा, देखिए, इसको मैं बन ई रेज़ टू पावर अल्फा टी को भी मैं बनाऊंगा, और फिर ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा टी को भी मैं बनाऊंगा, तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह है, ठीक है। देखिए, ये ई रेज़ टू द पावर अल्फा, ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी, सही। और ये जो है चूंकि ये दूसरा माइनस है, माइनस, देखिए ना, इसके साथ माइनस भी है ये वाला, तो माइनस का मतलब है कि इसका ये यहाँ से होगा, ठीक है ना, ये माइनस, तो ये है माइनस ई रेज़ टू द पावर बीटा टी, सही। अब इन दोनों को ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो जो एरिया अंडर द कर्व इससे माइनस हो सकता है वो इससे माइनस हो जाएगा, और बाकी मानदा रह जाएगा, तो ये वाला एरिया माइनस हो गया, ये वाला ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वी विल लेफ्ट विद दिस, हमारे पास सिर्फ ये वाला अंदर वाला ये वाला बन जाए, ये वाला बच जाएगा, जो कि क्या है, इम्पल्स है ना, इम्पल्स का वो है कर्व है,
सही। तो ये ई रेस टू द पावर अल्फा टी ये वाला, और ये नीचे माइनस ई रेस टू पावर माइनस बीटा टी। सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अल्फा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बीटा। क्यों? क्योंकि जब रूट्स देखें ना, उस रूट्स की तरफ चले जाएं, अल्फा और बीटा, ये देखें अल्फा में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, तो अगर इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो इसके साथ प्लस होगी, और इसकी जो भी वैल्यू इसके साथ आएगी इससे ये माइनस होगी, तो कौन सा बड़ा हुआ? अल्फा बड़ा हुआ ना, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है इसके साथ और ये इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अल्फा जो है वो बीटा से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इनके एरियाज़ में फ़र्क आएगा। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर होंगी तो आपको पता है कि अगर ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया फॉर एग्जांपल सेम होगा तो ये तो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा, कोई एरिया नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर एक का एरिया बड़ा हो और दूसरे का ये देखिए छोटा हो, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, इस पोर्शन के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला रह जाएगा। सही। इसमें भी वही तरीका है, एक का एरिया ज़्यादा है दूसरे का कम है, उसकी वजह ये है कि एक ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी का ग्राफ है, दूसरा ई रेज़ टू द पावर बीटा टी का ग्राफ है, तो ये जो है यानी वो एरियाज़ जो है वो चेंज हैं, ठीक है। मैं ये इस तरह 5 मिनट के बाद दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, तो फिर उसमें में बाकी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है।